काली रात और रहस्यमयी आवाजें, भाग 2। डियर लिसनर, कल आपने सुना कि प्रोफेसर मिश्रा के लिए ब्लड भी मिल चुका है और उनका ट्रीटमेंट भी शुरू हो चुका है। लेकिन वहीं उस रात ठाकुर सम्राट सिंह जी को उस अस्पताल में रुकना पड़ा है। शायद वहां वो नहीं रुकना चाहते थे। हवेली से बाहर रहना खतरे से खाली नहीं था। रात में जैसे ही वो सोने लगे, तब उसके बाद रात के करीबन लगभग 2 बजे बाहर से स्ट्रेचर के खींचने की आवाजें आने लगी। साथ में ये ऐसा लग रहा था जैसे हॉस्पिटल के बाहर खिड़की के पास कोई बहुत तेजी से चल रहा है और साथ में बहुत अजीब तरीके की आवाजें आ रही हैं। इसके बारे में पता करने के लिए ठाकुर सम्राट सिंह जी डॉक्टर अग्रवाल को फ़ोन भी करते हैं, पर वो इस बात से साफ इनकार कर देते हैं कि कोई भी पेशेंट नहीं आया है। वहीं दूसरी ओर जोधपुर में सौरभ और सान्वी एक दूसरे में खोए हुए थे। लेकिन तभी सान्वी के कान में वो आवाज़ें आने लगती हैं जो उसे कह रही थी कि दूर हो जाओ चित्रा, तुम सिर्फ मेरी हो। और इस बात ने सान्वी को काफ़ी बुरी तरीके से डरा कर रख दिया। लेकिन सौरभ सान्वी को कहता है कि वो उसके साथ है और उसे डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कल आपने सुना था। अब आगे ठाकुर सम्राट सिंह जी सौरभ को फ़ोन करने के बाद एक्सीडेंट वाले दिन के बारे में भी बताते हैं और सौरभ को उस समय होने वाली हरकतों के बारे में भी बताते हैं कि किस तरीके से बाहर से किसी के स्ट्रेचर खींचने की आवाज़ आ रही है और खिड़की के बाहर से किसी के चलने की। वहीं सौरभ सम्राट सिंह जी से कहता है कि ऐसी आवाज़ें तो उसे रोज़ आती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठाकुर सम्राट सिंह जी थोड़ी देर बाद फ़ोन रख देते हैं और चुपचाप वापस लेट जाते हैं। ठाकुर सम्राट सिंह जी बिस्तर पर लेटे हुए ही खुद से कहते हैं, सच में ये राज बहुत गहरा है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर चल क्या रहा है। क्या हमें सौरभ से फ़ोन पर सारी बातें डिस्कस कर लेनी चाहिए? नहीं, ये करना खतरे से खाली नहीं होगा। प्रोफेसर साहब ने सिर्फ हवेली को अभिमंत्रित करने की ही बात कही और उनके साथ ये सब हो गया कहीं। तभी ठाकुर सम्राट सिंह जी के फ़ोन में मैसेज की रिंग बजती है और वो तुरंत मैसेज खोलकर देखते हैं। ये सौरभ का मैसेज था। दादू साहब, प्लीज़ आप परेशान मत होइए। आपने कमरे में जल छिड़का है ना, और वो रक्षा धागा भी। जब तक कमरा अभिमंत्रित है तब तक वो आत्माएं आप लोगों के पास भी नहीं आ सकती। लेकिन अभी मुझे डर बस एक ही चीज़ का है। ठाकुर सम्राट सिंह जी सौरभ का ये मैसेज पढ़ने के बाद तुरंत ही रिप्लाई देते हैं। किस बात का? आप क्या कह रहे हैं? दूसरी तरफ से सौरभ ठाकुर सम्राट सिंह जी को जवाब देता है, दादू साहब, मुझे डर है प्रोफेसर मिश्रा के लिए। वहाँ वो अकेले हैं और बेहोश भी। ठाकुर सम्राट सिंह जी सौरभ के मैसेज का रिप्लाई देते हैं, लेकिन हमने उस कमरे को भी अभिमंत्रित किया है और अगर फिर भी लगता है तो क्या हम वहाँ जाएं? मैसेज देखकर तुरंत ही सौरभ का रिप्लाई आ जाता है, नहीं दादू साहब, आपको उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ हैं वहीं रहिए। अभी बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं होगा। और मैं मैसेज पर बात इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक तो सान्वी सोई है और दूसरा आत्माएं हमारे मैसेज नहीं पढ़ सकती। तो अभी हम मैसेज से कोई भी बात कर सकते हैं। बस आप बोलकर कुछ मत लिखना, बिल्कुल चुप रहकर मैसेज लिखिए और भेजिए। ठाकुर सम्राट सिंह जी सौरभ से कहते हैं, हाँ ठीक है बेटा, अभी तो बहुत रात हो गई है, आप सोए नहीं अब तक? सौरभ का रिप्लाई आता है, दादू साहब, मैं सो ही गया था, लेकिन यहाँ का भी यही हाल है जैसे वहाँ का है। घर के अंदर तो वो शक्तियाँ प्रवेश नहीं कर सकती, लेकिन बाहर से आवाज़ें पूरी तरह अंदर हैं। और अभी तो आपको डर नहीं लग रहा ना? आप उन आवाज़ों को इग्नोर कीजिए और चुपचाप सो जाइए, वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते आपका। ठाकुर सम्राट सिंह जी सौरभ से कहते हैं, बेटा अभी नींद नहीं आ रही, वैसे भी हम सो गए थे, लेकिन हमारी नींद खुल गई। और एक बार नींद खुलने के बाद तो आपको पता ही है, वैसे भी हमारी उम्र हो चली है। सौरभ ठाकुर सम्राट सिंह जी से कहता है, अरे दादू साहब, ऐसा भी नहीं है, आप तो बहुत यंग लगते हैं। और पता है आपको, सीरियस सिचुएशन में भी मजाक करो ना तो मुसीबतें भी आने से पहले सोचती हैं कि भाई ये तो हमसे डरता ही नहीं। ठाकुर सम्राट सिंह जी सौरभ से कहते हैं, हाँ बेटा, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। हमें हमेशा खुश रहना चाहिए और मुस्कुराते रहना चाहिए। छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, ये कोई छोटी बात नहीं है। आत्माएं अगर एक बार पीछे पड़ जाए तो वो पीछा नहीं छोड़ती, और इसका जो उपाय होता है वो बहुत कठिन होता है। सौरभ ये मैसेज देखकर तुरंत रिप्लाई देता है, क्या मतलब? क्या इस सब का कोई उपाय है कि इन सब से पीछा छुड़ाया जा सकता है? ठाकुर सम्राट सिंह जी कहते हैं, दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो ना हो सकता हो, लेकिन उस बात की जानकारी होना ये बड़ी बात है।
हमें इस बारे में ज़्यादा कुछ खास पता नहीं है, और बाकी बातें हमने कहा ना कि आपको मिलकर बताएंगे। सौरभ ठाकुर सम्राट सिंह जी से कहता है, दादू साहब पता नहीं आपसे मिलना कब होगा, क्योंकि मैं यहाँ सानवी को अकेला छोड़कर नहीं आ सकता, और अगर कुछ ऐसा है जिसे जानना बहुत ज़रूरी है तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब प्रोफेसर मिश्रा ठीक हो जाएंगे आप ये सारी बातें उन्हें बताइएगा, लेकिन लिखकर, क्योंकि यही एक रास्ता है जिससे हम आत्माओं को बिना जानकारी दिए हुए अपनी बातें एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। ठाकुर सम्राट सिंह जी सौरभ के मैसेज का रिप्लाई देते हैं, बेटा क्या ये इतना आसान होगा? पहले तो हम उम्मीद रखते हैं कि प्रोफेसर साहब बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएं, क्योंकि हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा उन्हें इस हालत में देखना। उन्हें आपकी हवेली में घूम फिर कर वापस आना ही था, सो आ गए। उनका एक्सीडेंट होना ही था। अगर वो अभिमंत्रित वाली बात नहीं भी करते तो भी होता, लेकिन अभिमंत्रित वाली बात ही इसीलिए हुई क्योंकि वो होना लिखा था। खैर अभी रात हो गई है, आप भी सो जाइए। ठाकुर सम्राट सिंह जी सौरभ से कहते हैं, बेटा रात के 3 से 3:30 बजे का समय नेगेटिव शक्तियों के लिए सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। 12 से लेकर 4 बजे तक नेगेटिव शक्तियाँ एक्टिव होती हैं, और उसमें 2 से 3 और 3:30 का समय बहुत ही खतरनाक होता है। सौरभ ठाकुर सम्राट सिंह जी से कहता है, आपका मतलब मैं समझा नहीं दादू साहब। ठाकुर सम्राट सिंह जी सौरभ से कहते हैं, बेटा तुम्हें सब बात की जानकारी है, पर इस बात की नहीं कि 4 बजे से पहले नेगेटिव शक्तियाँ एक्टिव होती हैं और 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है जिसमें सकारात्मक शक्तियाँ एक्टिव हो जाती हैं। अचानक से सानवी की नींद खुल जाती है और सौरभ को यूं फोन में लगा देखकर सानवी उससे पूछती है, सौरभ इतनी रात में भी तुम फोन में खोए हुए हो, किससे बातें कर रहे हो, क्या बात है? सौरभ फोन को साइड में रखते हुए सानवी से कहता है, किसी से भी तो नहीं सानवी, मैं बस टाइम देख रहा था, वो नींद नहीं आ रही थी ना इसलिए। वैसे तुम क्यों उठ गई, अभी तो पूरी रात बाकी है। सानवी सौरभ से कहती है, बस यूं ही मेरी नींद खुल गई। तुमने अपने फ़ोन को साइलेंट नहीं किया हुआ है तो लगातार रिंग की आवाज़ आ रही है, इसीलिए मेरी नींद खुल गई। सौरभ इस पर फिर से सानवी से झूठ बोलता है, अरे वो मैंने डाटा ऑन किया था ना, तो सोशल मीडिया के मैसेज वगैरह पॉपअप हो रहे थे और कुछ नहीं। सानवी सौरभ से कहती है, हाँ ठीक है चलो अब सो जाओ ना, मुझे तुम्हें कस के पकड़ कर सोना है। सौरभ सानवी की बात मानकर वहीं लेट गया और वो अपने मन में सोचने लगा, दादू साहब को कैसे रिप्लाई दूँ मैं, वो तो बहुत परेशान हो गए होंगे, इतनी देर से उनका मैसेज आया हुआ है और मैं अभी तक रिप्लाई नहीं कर पाया। सानवी जैसे ही सोएगी मैं फटाफट मैसेज कर दूंगा। उधर जैसलमेर में अब की बार सौरभ का रिप्लाई नहीं आया, जिस वजह से ठाकुर सम्राट सिंह जी को थोड़ी चिंता होने लगती है। उनके मन में ना जाने कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे। ठाकुर सम्राट सिंह जी कुछ देर तो फ़ोन साइड में रख कर लेटे रहते हैं, लेकिन फिर उन्होंने अपने मन में सोचा, क्यों ना सौरभ को फ़ोन लगा लिया जाए, क्योंकि मैसेज का तो उसने रिप्लाई भी नहीं दिया, इससे पता भी चल जाएगा कि क्या हुआ। जैसे ही ठाकुर सम्राट सिंह जी नंबर डायल करने के लिए अपना फ़ोन उठाते हैं, वो फिर सोचते हैं, नहीं नहीं फ़ोन नहीं करना चाहिए, सानवी वही है और क्या पता सानवी जग गई हो, इसीलिए उन्होंने मैसेज ना किया हो। थोड़ी देर और वेट करते हैं हम। उधर जोधपुर में सानवी कुछ ही देर में सो जाती है और सानवी को सोता देख सौरभ फटाफट अपना फ़ोन उठाता है। सौरभ ठाकुर सम्राट सिंह जी को तुरंत एक मैसेज करता है, दादू साहब प्लीज़ परेशान मत होना, वो सानवी की नींद खुल गई थी और इसीलिए मैं आपको मैसेज नहीं कर पाया। मुझे पता है कि आप बहुत परेशान हो गए होंगे। ठाकुर सम्राट सिंह जी सौरभ का मैसेज तुरंत खोलकर देखते हैं और मैसेज पढ़ने के बाद सौरभ को रिप्लाई देते हैं, कोई बात नहीं सौरभ बेटा, हम समझ गए थे, नहीं तो हम आपको कॉल ही करने वाले थे। वो तो पता नहीं कैसे हमारे दिमाग में ये बात आई और हमने अपने आप को रोक लिया। सौरभ मैसेज देखते ही रिप्लाई करता है, अच्छा हुआ दादू साहब आपने कॉल नहीं की, क्योंकि सानवी जगी हुई थी और उसी ने ही मेरा फ़ोन रखवाया था। अगर आप कॉल करते तो फिर पता नहीं क्या कहती वो। वैसे ही आजकल मैं ऐसी हरकतें ही कर रहा हूँ कि मुझ पर वो पक्का शक करने लगेगी। ठाकुर सम्राट सिंह जी सौरभ से कहते हैं, बेटा आपसे बात करना बहुत सुकून देता है, पता नहीं क्यों, पर आपसे बात करने पर ऐसा लगता है जैसे किसी अपने से बात कर रहे हों हम। वैसे भी हमारे साथ बात करने वाले ज़्यादा लोग नहीं हैं। प्रोफेसर साहब के आने पर हम बहुत खुश हुए थे कि कोई तो है हमारे साथ हवेली पर, लेकिन अचानक से उनके साथ ये सब हो गया। सौरभ मैसेज पढ़कर फिर रिप्लाई देता है, ये तो आपका बड़प्पन है दादू साहब,
ठीक है दादू साहब, अब आप आराम कीजिए। कोई भी परेशानी होने पर आप मुझे सीधा कॉल कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे तो मैं जगह हूँ, मैसेज का रिप्लाई दे दूंगा, लेकिन अगर सामने दोबारा से उठ गई तो इस बार पक्का मेरी कुटाई हो जाएगी। ठाकुर सम्राट सिंह जी सौरभ को रिप्लाई देते हैं। ठीक है सौरभ, ध्यान रखना अपना। हम बिल्कुल ठीक हैं और हम यहाँ से कहीं नहीं जा रहे हैं। बस आज की रात निकल जाए। हम तो शुक्र मना रहे हैं कि कल ये सब नहीं हुआ था। कल तो अमावस्या की रात थी, पता नहीं कैसे गुजरी वो रात। चलो अब तुम सो जाओ, ठीक है? और फ़ोन साइलेंट मत करना, हम पहले मैसेज ही करेंगे आपको। सौरभ ठाकुर सम्राट सिंह जी से कहता है। ठीक है दादू साहब, मैं बस फ़ोन साइड में ही रखकर लेटा हुआ हूँ। आप आराम कीजिए और अपना ध्यान रखिएगा। इतना बोलकर दोनों अपने फ़ोन साइड में रख देते हैं और सोने की कोशिश करने लगते हैं। बस अब आधा घंटा और इंतज़ार बाकी था। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो ठाकुर सम्राट सिंह जी किसी को भी नहीं बता रहे और बार बार कहते कहते रुक जा रहे हैं? क्या इन सब का तोड़ ठाकुर सम्राट सिंह जी जानते हैं? आखिर कैसे बीतेगी ये रात, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और कहानी को लगातार सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और सुनते रहिए ये प्यारी सी कहानी रिश्ता पूर्व जन्म का। धन्यवाद।